मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने स्टडी किया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन के नाम से। और इस चार्जिंग बाय इंडक्शन को डिस्कस करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को स्टडी करेंगे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से आती है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन और एक अर्थिंग वाले केस का यूज करते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं जब मेटल बॉडीज को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो तरीके हैं, एक अर्थिंग वाला और एक सेपरेशन वाला। तो चलिए हम बात करते हैं अब व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, मेटल के बारे में, और आप लोगों को बताया गया कि मेटल के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो किससे नीचे रहती है, 4 से नीचे। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था सोडियम मेटल का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो वैलेंस शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर ये कुछ एनर्जी को प्राप्त कर ले तो ये क्या कर देगा, अपनी इस वैलेंस शेल को छोड़ देगा, और ऐसी कंडीशन में ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब थोड़ी एनर्जी को प्राप्त करेंगे, एनर्जी प्राप्त करने के बाद वो मेटल सरफेस पे रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम, व्हेन वैलेंस electrons gets some energy, say at room temperature, then they leave their outermost shell and randomly moves on the surface of metal object, then such type of electrons are known as free electrons or delocalized electrons। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप delocalized या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हो। अब हमारे पास बात आती है कि जो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें इसका क्या यूज रहेगा। देखिए जब हम इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन के केस में मेटल ऑब्जेक्ट्स की बात की जाएगी। जैसे हम लोगों ने कल फ्रिक्शन के बारे में बात की तो फ्रिक्शन के केस में आप लोगों को बताया गया था सिर्फ इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि कंडक्टिंग बॉडीज की बात करके चलेंगे। और कंडक्टिंग बॉडीज के केस में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी मेन इंपॉर्टेंस रहती है। अब कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो आप लोग समझते हो कि रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी रहेगी और थर्मल एनर्जी पर्याप्त है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालने के लिए। और जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल को छोड़ देंगे तो ये क्या करते हैं, मेटल के ऊपर रैंडमली मूव करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो किसी प्रकार का कोई करंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि जो आपके यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, वो रैंडमली का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जिसके कारण यहां टोटल जो इनकी
एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी या एवरेज वेलोसिटी रहेगी वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। और इस कारण यहां जो करंट रहेगा वो कितना रहेगा, 0 करंट रहेगा, कोई करंट नहीं होता ऐसी कंडीशन के अंदर। और दूसरी बात, एक कंसेप्ट ये भी कहता है हम लोगों को कि जैसे ही कोई एटम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो वो कैपेबल हो जाता है, यानी कि जैसे मैंने सोडियम पॉजिटिव लिखा यहां, सोडियम कैटायन को बनाया, अब इसने क्या कर रखा है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लीव कर रखा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या है, ये एक पॉजिटिव एटम है। अब ये पॉजिटिव एटम क्या करेगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी लास्ट सेल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपनी आउटरमोस्ट शेल को पूरा रखता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेटल के या कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसके जो एटम है वो न्यूट्रल भी रहेंगे और साथ में जो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव भी करते रहेंगे। आप ये भी कह सकते हो ऐसी कंडीशन में। दोबारा से सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां, कि जैसे ही सोडियम एटम ने क्या किया, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लीव किया, तो ये क्या बना, सोडियम कैटायन बना। अब इसके पास एक तरीके से अट्रैक्टिंग पावर है, ये क्या करेगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस शेल की तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर एनर्जी के कारण क्या होगा, ये उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिर से छोड़ देगा। तो ऐसा मेटल सरफेस पे लगातार होता रहता है, जिस कारण जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वहां रेंडमली मूव करते रहेंगे, जिसके कारण यहाँ टोटल करंट कितना है, 0 है। और एटम या कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल कंडीशन में भी रहेगा, यानी कि उस मेटालिक ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज 0 भी रहेगा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मूव भी करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक हमारा कंसेप्ट होगा अर्थिंग के कारण और दूसरा कंसेप्ट होगा हम लोगों के पास बाय सेपरेशन। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करेंगे हम, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में यहां इंडक्शन शब्द इंड्यूस शब्द से आता है और इंड्यूस शब्द का मीनिंग अगर हम बात करें किसी दूसरे के प्रभाव में आना, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रभाव में आता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, वहां पर इंड्यूस है, इन्फ्लुएंस्ड है एक तरीके से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमें क्या कहता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग कंसीडर करेंगे किसको, एक मेटालिक सफेयर को। अब इस मेटालिक सफेयर पर कोई चार्ज नहीं है और इसको किसके ऊपर रखा, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा है। और ये आपका कैसा सफेयर है, ये एक मेटालिक सफेयर है। अभी मैंने बात की थी कि मेटल के केस में सरफेस पे क्या मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये अनचार्ज तो है, लेकिन यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रेंडमली यहाँ मूव करते रहेंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि हम लोग यहाँ इसके नजदीक किसी एक चार्ज बॉडी को लेके आएंगे। किसको लेके आते हैं, किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके नजदीक लेके आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने देखना है कि यहाँ चार्जेस इस मेटालिक सफेयर पे कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, कल का जो टॉपिक था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, दो बॉडीज को आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लिया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है, दो ऑब्जेक्ट आपके, एक चार्ज ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, दूसरा आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इनका कोई किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं रहेगा। ये एक दूसरे के नजदीक तो है लेकिन फिजिकल टच में नहीं है। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि मैंने एक तरीके से ये बोल सकता हूं मैं कि मैंने ये क्या ली है कि ग्लास रोड ली है जिसके ऊपर
कौन सा चार्ज डेवलप किया गया था? पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया गया है। अब आप बात करते हो यहां क्या थे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक सफेयर पर। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले तो ऑलरेडी किसमें है, एक तरीके से अट्रैक्शन में, और जो ये वाला एंड होगा, इस एंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां आ जाएंगे? इस एंड पे आ जाते हैं। अब इस ग्लास रोड के नजदीक वाला जो एंड है इस मेटल सफेयर का, वो एंड कहलाता है नियरर एंड, यानी कि नजदीक वाला हिस्सा। और ये वाला जो एंड होगा उसको हम लोग नाम देंगे फार्दर एंड, यानी कि दूर वाला हिस्सा। अब यहां होगा क्या? इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां आ जाएंगे? नियरर एंड पे आ जाते हैं। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि फार्दर एंड पे थे। अब फार्दर एंड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं वो नियरर एंड पे आ चुके हैं। तो फार्दर एंड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे फार्दर एंड पे है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या करो, इस ग्लास रोड को यहां से हटा दो। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव फिर से आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करते हैं, जिसके कारण दोबारा से ये जो मेटालिक सफेयर है ये क्या हो जाएगा? अनचार्ज हो जाएगा, यानी कि इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? उस दौरान 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपको टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करती है ऐसी कंडीशन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। तो लिखिए व्हेन ए चार्ज body is brought near to an uncharged insulating metallic body, then due to force of interaction on nearer end opposite kind of charges and on the farther end same kind of charges as that on the चार्ज बॉडी। इस डेफिनेशन को समझिए आप। जब हम एक चार्ज बॉडी को यानी कि ग्लास रोड को नजदीक लेके गए एक अनचार्ज मेटालिक सफेयर के, और इंसुलेटिंग क्यों है? क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज इंसुलेटिंग मेटालिक बॉडी के नजदीक लेके गए तो वहां फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, कैसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था कि इस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो अट्रैक्ट कर लिए गए नीरर एंड की तरफ। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण नीरर एंड पे अपोजिट चार्ज और फार्दर एंड पे सेम चार्ज जैसा कि उस चार्ज बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। ऐसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ये आपकी टेम्परेरी प्रोसेस है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगी? हमें टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रोवाइड करती है। तो ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रोवाइड करेगी
तो इस कारण इसको टेम्परेरी प्रोसेस भी बोला जाता है। अब परमानेंट करने के लिए हम क्या करेंगे उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप समझिएगा यहां फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे था कि इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे फार्दर एंड पे वो अट्रैक्ट कर लिए गए कौन से एंड की तरफ, नेयर एंड की तरफ, किसके द्वारा, इस चार्ज बॉडी के द्वारा। अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो इस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन होते वो रिपेल कर दिए जाते फार्दर एंड की तरफ। तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन या रिपल्सन यहां इस केस के अंदर। तो देखिए अब हम चार्जेस की बात करें, जो चार्ज यहां डेवलप हुए हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, ये कहलाते हैं आपके इंड्यूस्ड चार्जेस। और इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कहलाएगा इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके, ये कौन से चार्जेस हैं, इंड्यूसिंग चार्जेस, हम इसको लिख लेते हैं इंड्यूस्ड चार्ज से। और जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं आपके यहां, ये आपके इंड्यूस्ड चार्जेस या इंड्यूस्ड चार्ज लिख लेते हैं हम लोग इसको। अब इनमें भी एक तो फ्री चार्ज है, दूसरा आपका बाउंड चार्ज है। जो इस पॉजिटिव ग्लास रोड के नजदीक वाला चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज कैसा है, बाउंड चार्ज। और फार्दर एंड पे जो ये चार्ज है ये कैसा चार्ज है, फ्री चार्ज यानी कि अनबाउंड चार्ज। तो मैं इस नेगेटिव चार्ज को लिख लेता हूं यहां कैसा चार्ज, बाउंड चार्ज। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहां, ये कैसा चार्ज है यहां, अनबाउंड चार्ज। अब देखिए मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी प्रोसेस है। आपने इस ग्लास रोड को दूर किया, इक्वल पॉजिटिव है इक्वल नेगेटिव है, दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिंगल करते हैं और फिर से क्या होगा, टोटल चार्ज 0, ये बॉडी फिर से अनचार्ज हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, परमानेंट चार्ज करना है। तो परमानेंट चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करें, दो तरीके यूज करेंगे। एक हमारा कंसेप्ट रहेगा अर्थिंग का कंसेप्ट, दूसरा होगा सेपरेशन वाला कंसेप्ट। तो हम लोग बात करते हैं अर्थिंग की। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी एक चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कौन से चार्ज को न्यूट्रल करूं, एक आपका बाउंड चार्ज है, एक अनबाउंड चार्ज है। तो हमारे लिए आसान कौन से चार्ज को न्यूट्रल करना रहेगा, अनबाउंड चार्ज को यानी कि फ्री चार्ज को। तो हम इस अनबाउंड चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करें, यहां अर्थिंग कर देंगे, इस एंड की फार्दर एंड की क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। जैसे ही मैं यहां अर्थिंग करता हूं फार्दर एंड पर, तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ऐसी प्रोसेस आपकी अर्थिंग कहलाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां इस फार्दर एंड की अर्थिंग कर दी। अगर यहां कम चार्ज है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं अपने फिंगर से भी इसको टच करता तो वो चार्ज मेरी बॉडी से होता हुआ कहां चला जाता, अर्थ के अंदर चला जाता। और ऐसी प्रोसेस आपकी अर्थिंग या ग्राउंडिंग के नाम से जानी जाती है। तो लेकिन एक सोचने लायक बात यह है कि हम पॉजिटिव चार्ज को वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बोल रहे हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ता है तो ऐसी कंडीशन में जो ये चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की केस की बात करता तो ये आपका एक तरीके से कैटायन होता जो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये तो आपका इमोबिल पार्टिकल है। तो इमोबिल पार्टिकल तो अर्थ में जा नहीं सकता। तो अर्थ क्या करती है, जितना यहां पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, यहां सेंड कर देगी, ताकि क्या हो, ये वाला जो अनबाउंड चार्ज है ये न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर इसी तरीके की मैं प्रोसेस की बात करता हूं कि मैं एक मेटालिक सफेद कंसीडर करता जो किस पे रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, और आपने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके गए आप इसके नजदीक, इस अनचार्ज मेटालिक सफेद के नजदीक। तो फिर से क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण इधर वाले एंड पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल कर दिया जाएगा कौन से एंड की तरफ, फार्दर एंड की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा,
फार्दर एंड पे, और जहां से नेगेटिव चार्ज आया है वहां कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। और आप देखोगे कि इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव यहां जनरेट होता है, इंड्यूस होता है। उसके बाद अब मैं क्या करूं, यहां इसकी अर्थिंग कर देता हूं। तो इस अर्थिंग में इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल हमारा है? मोबिल चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर सकता है। तो ये किसमें चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है अर्थिंग। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज था तो अर्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन भेजे गए थे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और यहां नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा कि अर्थ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाएंगे, और ये वाला जो एंड आपका वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और आप क्या करोगे, दोनों ही कंडीशंस में जब इन चार्ज बॉडीज को दूर कर दोगे तो यहां इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज बचना था वो नेगेटिव चार्ज बचेगा, और यहां इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये केस होता है हम लोगों के पास अर्थिंग वाला केस, कि कैसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को डिस्कस करते हैं अर्थिंग के द्वारा। और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये वाला जो चार्ज है जिसके कारण दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है वो चार्ज कहलाता है इंड्यूसिंग चार्ज, और जो चार्ज बड़ा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चार्ज कहलाएगा इंड्यूस चार्ज। और मैं डिनोट कर लेता हूं यहां जो आपका इंड्यूस चार्ज है उसको क्यू से, और इंड्यूसिंग चार्ज को क्यू डैश से डिनोट कर लेता हूं। मैंने क्या किया, इंड्यूस्ड चार्ज को डिनोट किया क्यू से, और इंड्यूसिंग चार्ज को किससे डिनोट किया? क्यू डैश से डिनोट किया है। ये सिंबल ले लिया मैंने इंड्यूस्ड चार्ज के लिए, इंड्यूसिंग चार्ज के लिए। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन इन केस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग के केस में कैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, और अर्थिंग के बाद वो बॉडी क्या हो जाएगी? परमानेंट चार्ज हो जाएगी। आपने ये बात भी समझनी है, जब तक अर्थिंग नहीं की थी हम लोगों ने तब तक क्या थी? ये बॉडी टेम्परेरी चार्ज थी, और जैसे आपने अर्थिंग कर दी तो ये वाला जो चार्ज है ये अर्थ में, या अर्थ ने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये वाला चार्ज अर्थ में चला गया। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज बचा, यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज बचा। तो अर्थिंग के द्वारा क्या किया हम लोगों ने? उस बॉडी को परमानेंट चार्ज किया। तो ये परमानेंट चार्जिंग का हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के केस में। एक दूसरा तरीका होगा हमारे पास बाय सेपरेशन मेथड। तो ये दोनों तरीके जो आपके हैं ये कब है? इन केस ऑफ अर्थिंग, यानी कि इंडक्शन करते हो आप किसके केस में? अर्थिंग के केस में। अब हमारे पास आता है तरीका बाय सेपरेशन, यानी कि चार्जिंग करना इंडक्शन के केस में, और सेपरेशन मेथड का यूज कर देखिए सेपरेशन में हम लोग कैसे करते हैं। आपने क्या किया, दो मेटालिक सफेयर लिए और दोनों मान लीजिए एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के टच में हैं, दोनों के दोनों मेटालिक सफेयर। एक को नाम दिया आपने ए, दूसरे को नाम दिया बी, और दोनों को एक दूसरे के टच में रख दिया, मैंने कांटेक्ट में रख दिया है। अब यहां आप क्या करते हो, मान लीजिए इनके नजदीक किसी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आते हो। यहां हम लोगों ने क्या किया, इनके नजदीक एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके गए। अब होगा क्या यहां इस केस में, जो सफेद ए है वो काम करेगा नियर एंड की तरह, सफेद बी किसकी तरह काम करेगा, फार्दर एंड की तरह। और आप लोगों को पता है जो इस चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज आएगा कौन से एंड पे, नियर एंड पे, और फार्दर एंड पे सेम चार्ज आएगा। तो इस कारण सफेद ए पे कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और सफेद बी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों सफेद को अलग अलग कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सफेद ए है वो भी परमानेंट चार्ज है, सफेद बी भी क्या होगा, परमानेंट चार्ज होगा।
तो ये सेपरेशन के द्वारा इंडक्शन के केस में हम बॉडीज को क्या करते हैं, परमानेंट चार्ज करते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि आप लोग इनको किसके ऊपर रखते हो, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हो। और कारण क्या होता है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखने का, ताकि जो चार्ज बॉडीज पे डेवलप हो वो अर्थ में ना जाए, डायरेक्टली अर्थ के अंदर ना चला जाए। क्योंकि अर्थिंग आप लोग पढ़ते हो कि हम क्या करते हैं, एक कॉपर वायर को मेटालिक प्लेट के साथ जोड़ के और उसका एक एंड किसके साथ जोड़ देंगे, बॉडीज के साथ जोड़ देंगे, जो प्लेट वाला हिस्सा है उसको अर्थ के अंदर दबा देते हैं और 15-20 फीट गहरे गड्ढे के अंदर। और कोई भी आपका कंडक्टिंग जो मटेरियल है जैसे कॉइल है उसका हम लोग यूज करते हैं और इस तरीके से ये क्या होती है, अर्थिंग की जाती है। तो उसी अर्थिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अर्थिंग इस तरीके से यहाँ परमानेंट चार्जिंग के केस में यूज हुई और जो सेपरेशन मेथड है ये भी आपका किसके केस में यूज हुआ, परमानेंट चार्जिंग के केस में यूज हुआ। तो इंडक्शन को परमानेंट चार्जिंग करने के लिए आप लोग दो कंसेप्ट का यूज करते हो, एक अर्थिंग का यूज करते हैं और एक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं हम लोग। तो दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, आफ्टर डेवलपिंग चार्ज उनको अलग अलग कर देते हैं। तो ये हम लोगों के पास किसके तरीके हैं, परमानेंट चार्जिंग के तरीके हैं। अब बात आती है, हम लोग इनके बारे में बात करते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन आएगी। देखिए, जब हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे, कैपेसिटर वाले चैप्टर को, तो उसमें हमारे पास एक डेरिवेशन आएगा और उस डेरिवेशन के अंदर जो रिजल्ट होता है हम लोगों के पास, यानी कि जो ये इंड्यूस चार्ज है क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, क्यू डैश और 1 माइनस 1 बाई के इक्वल होता है। और यहां जो ये कैपिटल के है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप लोग यहां से कितना समझो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताए कि उसके अंदर से कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है, पास कर सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानोगे और आगे जाके ये डेफिनेशन आएगी तो वहां मैं इसको क्लियर करवा दूंगा कि क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परमिटिविटी क्या होती है। और स्पेशली मेटल के केस में फॉर मेटल्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि कैपिटल के की वैल्यू है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और हम लोगों के पास जो 1 बाई इंफिनिटी होता है वो किसके इक्वल लिखते हैं, हम लोग 0 के इक्वल लिखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो किसके बराबर आ जाएगा, इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर आ जाता है। यानी कि जितना चार्ज इस ग्लास रोड पे था उतना चार्ज किस पे आएगा, इस मेटालिक सफेयर पे आएगा। ऐसे ही जितना चार्ज यहां था उतना चार्ज इस सफेयर पे आएगा। और वो इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है। वो इक्वल एंड अपोजिट क्यों होगा, क्योंकि जो ये वाला जो चार्ज है आपका, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। और यहां आपका ये क्या होगा कि ये अपोजिट चार्ज लेकिन अमाउंट इक्वल है और ये सेम चार्ज अमाउंट कैसा है यहां इक्वल है। तो इस तरीके से ये चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम देखते हैं। अगर इस k की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, अब 1 से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखोगे कि 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका इंड्यूस चार्ज है वो किससे कम मिलेगा, आपको इंड्यूसिंग चार्ज से कम मिलेगा। तो इसका मतलब मेटल के केस में ही ऐसा होता है कि जो चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उतना ही चार्ज किस पे आ जाए आफ्टर इंडक्शन, उस अनचार्ज बॉडी के ऊपर। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कंसेप्ट। इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या थे आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब अपनी वैलेंस सेल को छोड़ देंगे कुछ एनर्जी मिलने पर, ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या इंपॉर्टेंस है मेटल के केस में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पे क्या करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं और जिसके कारण जो एटम है वो न्यूट्रलाइज भी रहते हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई करंट भी नहीं होता है। और यहाँ जो इंपॉर्टेंस थी इंडक्शन के अंदर वो किन की इंपॉर्टेंस थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इंपॉर्टेंस थी। और उसके बारे में फिर हमने बाद में डिस्कस किया इंडक्शन के बारे में। और इंडक्शन के बारे में आपको बताया गया कि जब आप क्या करते हो, एक चार्ज बॉडी के नजदीक एक अनचार्ज बॉडी को लेके आते हो तो नीयर एंड पे अपोजिट चार्ज, फार्दर एंड पे
सेम चार्ज, जैसा कि उस चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ऐसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। कब तक? जब तक आप अर्थिंग या सेपरेशन का यूज नहीं करोगे। तो आप सभी का धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।